दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, भारतीय संविधान में एक नया टॉपिक है और वो है धन विधेयक। और धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। तो देखिए, धन विधेयक की शुरुआत कब से होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अनुदान मांगे पारित हो जाती है सदन से, तो पारित होने के बाद जो है एक धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है और जिसके द्वारा सरकार को टैक्स एकत्र करने की अनुमति मिल जाती है। यानी जो टैक्स होता है उसको एकत्र करने की अनुमति मिल जाती है। अब देखिए, धन विधेयक किस सदन में लाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक, चलो पहले समझा देते हैं। तो धन विधेयक हमेशा जो है लोकसभा में लाया जाता है। किस सदन में? लोकसभा में लाया जाता है। और यदि आ जाए कि धन विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है। और इसका कौन निर्णय करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। फिर क्वेश्चन आता है, यदि धन विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है तो फिर किस सदन में जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा को कितने दिन की अनुमति होती है उसे पास करने की? तो 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। या तो पास कर दे या फिर जो है वो संशोधन कोई सुझाव दे। ठीक है, यदि कोई संशोधन या सुझाव देती है तो उस सुझाव को मानना या ना मानना किस पर निर्भर करता है? लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो जो है राज्यसभा के सुझाव को माने या ना माने। ठीक है, मान लो कोई जो है धन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा चला जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर ना तो पास करती है ना कोई सुझाव देती है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो इस स्थिति में जो है धन विधेयक को जो है स्वतः राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। अब यदि पास होने के बाद फिर किसके पास जाएगा ये विधेयक? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। ठीक है, तो धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। और हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दो ऐसे विधेयक हैं जिनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्योंकि धन विधेयक इसलिए नहीं लौटा सकते कि अनुच्छेद जो 111 है, अनुच्छेद 111 के तहत कहा गया है कि धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, उनको इस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ठीक है, और करने पड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भी जो है क्या धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता? नहीं, केवल कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पेश होगा? केवल लोकसभा में ही पेश होगा। ठीक है, ये भी आपको जानना है। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में व्याख्या भी करते हैं। तो लिखिए, अनुदान मांगे पारित होने के बाद, देखो अनुदान मांगों को या अनुदान मांगे पारित होने के बाद, अनुदान मांगे पारित होने के बाद सरकार धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत प्रस्तुत करती है। अनुच्छेद 110 के तहत प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा टैक्स एकत्र करने की अनुमति मिल जाती है। देखो, जिसके द्वारा जिसके द्वारा टैक्स या कर
टैक्स एकत्र करने की अनुमति मिल जाती है, एकत्र करने की अनुमति मिल जाती है। अगला पॉइंट लिखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। या इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में ही किसकी अनुमति से? साथ में जोड़ लो, राष्ट्रपति की अनुमति से है। लोकसभा में ही राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, तो धन विधेयक लिखो, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, जब लोकसभा धन विधेयक को पास करके, जब लोकसभा धन विधेयक को पास करके राज्यसभा के पास भेजती है, राज्यसभा के पास भेजती है, ठीक है। तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर, तो राज्यसभा 14 दिन के भीतर क्या कर दे? या तो पास कर दे या फिर वो कोई सुझाव दे, ठीक है। तो लिखो, तो 14 दिन के भीतर उसे पारित करके या फिर संशोधन करके, उसे पारित करके या संशोधन करके लोकसभा के पास, संशोधन करके लोकसभा के पास भेजना पड़ता है, संशोधन करके लोकसभा के पास भेजना पड़ता है, ठीक है। या तो उसे पारित कर देगी या फिर क्या करेगी? संशोधन करेगी, और संशोधन करने के बाद किसको भेजेगी? लोकसभा को। अब लोकसभा क्या करेगी? राज्यसभा भेजेगी। नहीं, लोकसभा जो है उस संशोधन को माने या ना माने, ये किस पर निर्भर करेगा? लोकसभा पर निर्भर करेगा, ठीक है। देखो, इस संशोधन को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। आगे जोड़ो, इस संशोधन को मानना या ना मानना, मानना या
ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी लोकसभा उनके संशोधन को माने या ना माने वो उन पर निर्णय करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को, देखो यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर क्या लिखा, यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर धन विधेयक को क्या नहीं करती है, पास नहीं करती है। ठीक है, 14 दिन के अंदर धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करते, ऐसा लिख लो। धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करती है। वापस नहीं करती है तो क्या मान लिया जाता है, राज्यसभा से इसको पास मान लिया जाता है। तो लिख लो, वापस नहीं करती है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयक को, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा, समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाता है। पास मान लिया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाता है या पारित समझा जाता है। ठीक है, अतः राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक सिर्फ अपने पास रोकने की शक्ति है। अतः राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन तक, राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन तक रोकने की, 14 दिन तक धन विधेयक, अच्छा लिखिए 14 दिन तक धन विधेयक है, 14 दिन तक धन विधेयक अपने पास रोकने की शक्ति है। धन विधेयक को अपने पास रोकने की शक्ति है। अपने पास रोकने की शक्ति है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, 14 दिन तक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमत के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा
द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमत का मतलब होता है हस्ताक्षर के लिए, सहमत या हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो क्या राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि अनुच्छेद 111 कहता है, चूंकि उन्हीं की अनुमति से क्या किया गया था, पेश किया गया था लोकसभा में, इसलिए उसको जो है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, उनको सिग्नेचर करने पड़ेंगे। जबकि अन्य विधेयक जो होते हैं उनको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, लेकिन जब दोबारा वो पास होकर के जाएगा तो तब उनको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें उनको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो लिखिए आगे, भेजा जाता है और राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। देखो, अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत है, लिखो आगे, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है, तो क्या बताओगे आप लोग? 14 दिन तक। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 109 के अनुसार, अगला पॉइंट की, अनुच्छेद 109 के अनुसार हमने आपको बताया था कि धन विधेयक कहाँ नहीं पेश होगा? राज्यसभा। देखो, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। देखो, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल कहाँ पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, और इसके तहत ही विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, और इसके तहत ही विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया
गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखो संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत 110 के तहत, देखो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक, धन विधेयक 110 के तहत कोई विधेयक, धन विधेयक तभी समझा जाता है, धन विधेयक तभी समझा जाता है जब उसमें निम्न विषयों से संबंधित उपबंध होते हैं। जब उसमें निम्न विषयों से संबंधित उपबंध होते हैं, निम्न विषयों से संबंधित उपबंध होते हैं। तो कौन कौन से उपबंध है? देखिए अनुच्छेद 110 निम्न उपबंध है। लिखिए पहला लिखिए, तो किसी टैक्स का अधिरोपण, किसी टैक्स का अधिरोपण, अधिरोपण मतलब जानते हो, उस पर लगाना है। हाँ, किसी टैक्स का अधिरोपण कामा उत्सादन कामा परिहार, परिहार का मतलब होता है हटाना या त्यागना है, परिहार कामा परिवर्तन या विनियमन, परिवर्तन व विनियमन। यानी टैक्स को लगाना, फिर उसको हटाना, उसमें परिवर्तन करना, ये होता है अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक है, दूसरा लिखिए, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, सरकार द्वारा धन उधार लेने का, उधार लेने का विनियमन। सरकार धन भी उधार लेती है ना, उसका विनियमन। तीसरा लिखो, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन निकालना या जमा करना। भारत की संचित निधि, संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 266 में। तो देखो भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि किसमें है? 267 में। आकस्मिक निधि में धन निकालना या जमा करना, निधि में धन निकालना व जमा करना, बताइए, संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के पास जो है। तो संचित निधि, भारत की संचित निधि और राज्य की भी संचित निधि होती है, दोनों का उल्लेख अनुच्छेद 266 में ही है। ठीक है, और आकस्मिक निधि एक भारत की भी होती है, यानी केंद्र की भी होती है, राज्य की भी। तो दोनों की आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन आकस्मिक निधि से धन निकालने के बाद यदि राष्ट्रपति की अनुमति से निकल तो जाएगा, लेकिन बाद में संसद से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ती है, भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर लिखिए, चौथा नंबर लिखो,
किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर, किसी व्यय को यानी किसी खर्च को, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, भारित व्यय घोषित करना, किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, व्यय की रकम को बढ़ाना। फिर अंतिम लिखिए 5वां नंबर, देखो भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा के मद में धन प्राप्त करना, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा के मद में, या भारत के लोक लेखा के मद में धन प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, अथवा ऐसे धन की, बस इतना ही लिख लो है, धन प्राप्त करना। ये है मेन जो है उपबंध, किसके तहत? अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर इसके बाद चर्चा कर लेते हैं वित्त विधेयक की है, फिर दोनों में अंतर लिखवा देंगे, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए आगे जब आप लोग पढ़ोगे तो धन विधेयक में क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जाता, जबकि वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ये जो है अंतर भी है दोनों में, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, जबकि वित्त विधेयक दोनों भी सदनों में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में है। तो कई अंतर है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद है।